वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 कंपाइलर डिज़ाइन की। और जो बाकी की यूनिट्स थी वो मैंने करा दी फर्स्ट और फोर्थ, और जो बाकी की 2 यूनिट मैंने नहीं कराई थी उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप उन पे टैप करके दूसरे चैनल पे एक भाई ने पढ़ाई है वो अच्छे से, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन 3 यूनिट आप थ्योरी की अच्छे से याद करके जाएँ, अच्छे से पढ़ के जाएँ, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आएँ। ठीक है, 3 यूनिट कोई सी भी अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद ही 4th यूनिट पे बढ़ें, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप सारी यूनिट अभी कवर कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट से। 5th यूनिट में क्या है? कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन है क्या? सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन जो हमने देखा था फेजेस ऑफ कंपाइलर में, वो इंटरमीडिएट कोड, यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, इसके बाद आता था, जो कि 3 एड्रेस कोड लेता था और उसको ऑप्टिमाइज टारगेट कोड में बदलता था। ठीक है, तो ये काम क्या करता था जो हमने देखा भी था। इसको यहाँ पे देखिए, कोड ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव द इंटरमीडिएट कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। हमारा जो इंटरमीडिएट कोड था, इसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इनहेंस करता है कोड की इफिशियंसी और रिड्यूस करता है एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम कैसे रिड्यूस करता है? जैसे कि हमने एक इंटरमीडिएटर कोड लिया है यहाँ पे 3 एड्रेस कोड, अब इसने इसको क्या किया, नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे रिड्यूस होंगी, इसमें नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस कर दी। जैसे T1 में हमने वैल्यू स्टोर कराई थी Z मल्टीप्लाई 16.0, ठीक है, और T2 में Y और ऐड कर दिया था इसमें प्लस T1, और इसकी जो सारी वैल्यू थी वो X में स्टोर करा दी थी। लेकिन हमने यहाँ पे एक ये वाली लाइन रिड्यूस करके डायरेक्ट X में ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस कर दी कोड ऑप्टिमाइजेशन में। कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। द कोड ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर टू प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट कोड टू इंप्रूवमेंट ओवर इंटरमीडिएट कोड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इज कोल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वही ऊपर बताया मैंने, वही लिखा है। इंप्रूव द एग्जीक्यूशन इफिशियंसी, वो भी बता दिया मैंने कि एग्जीक्यूशन इफिशियंसी को इंप्रूव करता है ऑफ जनरेटेड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 टाइप्स में इसको देखा है, एक तो मशीन डिपेंडेंट, एक मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या आता है? सबसे पहले देखिए, इन द फेज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कोड आर रिड्यूस। ठीक है, विद इफेक्टिंग द आउटकम ऑफ द सोर्स कोड। ये क्या करता है, जो हमारा इंटरमीडिएट कोड है उसकी लाइन को रिड्यूस करता है। ठीक है, और जो हमारा कोड था उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, उसके आउटकम जो पहले आता है वही आउटकम आएगा उसका। ठीक है, उसमें आउटपुट में उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आप, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए, स्पीड ऑफ प्रोग्राम बाय मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, मस्ट वर्थ द इफेक्ट, इट शुड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑब्जेक्ट कोड। और ये हाई क्वालिटी ऑब्जेक्ट कोड देता है, मतलब उससे ज्यादा कोई भी कोड सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है हमारा वो। ठीक है, क्विक कोड जनरेशन इज मस्ट ड्राइव्ड फीचर, कोड जनरेशन फिर शुड प्रोड्यूस कोड क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम गोल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। गोल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में देखिए, पहला क्या है, ऑप्टिमाइजिंग द इफिशियंसी, ऑप्टिमाइजिंग फॉर मेमोरी, ये इसके गोल थे। अब हम आगे देखते हैं, आगे है टर्म यूज्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन। 2 टर्म यहाँ पे मेनली यूज होती हैं। सबसे पहला है ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक। ये क्या काम करता है, अभी इसको डीप में जानेंगे, क्योंकि बेसिक ब्लॉक से एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे, इसकी एल्गोरिथम भी देखेंगे, इसको एग्जांपल से भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक आता है फ्लो ग्राफ, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक। ठीक है, अब हम एक करके इन दोनों पे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम बेसिक ब्लॉक। तो बेसिक ब्लॉक की मैंने एक डेफिनेशन भी लिख दी है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। समझाने के लिए आपको मैंने हिंदी में भी यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक है, कि बेसिक ब्लॉक एक ऐसा कोड या सीक्वेंस को कहते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि एंट्री पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट पर खत्म होता है। इसमें किसी भी प्रकार की ब्रांचेस या जंप्स नहीं होते। ठीक है, वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, ए बेसिक ब्लॉक इज ए सीक्वेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट्स इन विच द फ्लो ऑफ कंट्रोल entries at the beginning and leaves at the end without branching or half। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम आगे देखते हैं, आगे आती है इसकी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में क्या है? एल्गोरिदम, सबसे पहली एल्गोरिदम है डिटरमाइन द लीडर फ्रॉम 3 एड्रेस कोड। सबसे पहले 3 एड्रेस कोड में से हमारे लीडर को वो देखती है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बता ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिलहाल इसको देखिए, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा एग्जांपल लिया। अब इसमें सबसे पहले ये लीडर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये लीडर बनेंगे। तो सबसे पहला ये क्या काम करता है, डिटरमाइन करता है कि इन सब स्टेप में से लीडर कौन सा है। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 13 स्टेप हैं इस प्रोग्राम में। ये 3 एड्रेस कोड है, तो इसमें यहाँ पे 13 स्टेप में से सबसे पहले कौन कौन से लीडर हैं उनको यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। कैसे करेगा अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहला ये है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ 3 एड्रेस कोड इज ए लीडर। जो भी हमारा यहाँ पे कोड दिया हुआ था उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, एक तो उसको हम लीडर बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, टारगेट स्टेटमेंट ऑफ अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू इज ए लीडर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गो टू कंडीशन कहाँ पे दी हुई है, सबसे लास्ट में 13वीं पे दी हुई है, 13वें नंबर पे। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो गो टू एक टारगेट स्टेटमेंट, जो भी टारगेट स्टेटमेंट दे रहा है उसको यहाँ पे क्या आप बोलेंगे, हम लीडर बोलेंगे। तो यहाँ पे टारगेट स्टेटमेंट है 3 और 3 पे जाएंगे और 3 को बोलेंगे हम लीडर। ठीक है, दोबारा सुनिए, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि जहां पे गो टू है वहीं पे जो गो टू
इज लीडर, जो कि हमारा टारगेट स्टेटमेंट वो बता रहा है। तो टारगेट स्टेटमेंट बता रहा है 3, तो हम 3 पे जाएंगे और इसको हम लीडर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अगला स्टेप में क्या लिखा है, स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग अनकंडीशनल और कंडीशनल गो टू इज ए लीडर। अब इमीडिएटली जो भी हमारा देखिए जो गो टू वाली स्टेटमेंट आई थी जहां पे, उससे अगली वाली तुरंत अगर कोई भी स्टेटमेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीडर बोलेंगे। इससे इमीडिएटली जो इसके बाद तुरंत बाद जो भी आ रही है वो हमारी क्या होगी, लीडर होगी वाली स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं थी, 14 वाली मैंने आपको लिख के दिखा दी, अगर होती तो हम इसको हम लीडर वहां पे बोलते, लेकिन हमारे पास ये नहीं है तो हमने इसको भी कट कर दिया। ठीक है, तो इसको आपको नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन में भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, द बेसिक ब्लॉक स्टार्ट एट 1 लीडर एंड एंड जस्ट बिफोर द नेक्स्ट लीडर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे बेसिक ब्लॉक चलेंगे वो सबसे पहले लीडर से स्टार्ट होंगे और जो दूसरा लीडर है उसके एक जस्ट पहले स्टेप में एंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे ही है, सबसे पहले हमने पहला वाला लिया। अब इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फर्स्ट लीडर से और दूसरे वाले के जस्ट पहले वहाँ पे हमने रोक दिया, तो हमारा ये क्या हुआ, ब्लॉक बेसिक ब्लॉक B1 बना यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 0 और I इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा B1 हुआ। उसके बाद हमने सेकंड लीडर से स्टार्ट किया और सबसे लास्ट तक गए हम यहाँ पे, क्योंकि यही है सबसे लास्ट का, तो यहाँ तक गए, तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक 2 बोलेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दोबारा से यहाँ पे B2 ब्लॉक की पूरी प्रोसेस को दोबारा करेंगे। अगर यहाँ पे I की वैल्यू जो है वो 20 से बड़ी हो जाती है तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी और अगले स्टेप में पहुंचेगी, अगले स्टेटमेंट पे पहुंचेगी। लेकिन जब तक ये नहीं होती तब तक वो लूप चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ इतना था और इस तरीके से हमने दो यहाँ पे बेसिक ब्लॉक B1 और B2 बनाए। आपकी समझ ये आ गया होगा। ठीक है, ये एग्जाम में भी पहले आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, मैंने बिल्कुल इसके एल्गोरिथम के साथ साथ ही इस क्वेश्चन को बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे और क्या है इसमें। अब देखते हैं फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ क्या है, अभी इसी का ही है पार्ट। ए फ्लो ग्राफ इज ए डायरेक्टेड ग्राफ नोड आर बेसिक ब्लॉक द एंड एज आर यूज टू एड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। जैसे कि हमने इसी उसमें देखा कि ये है हमारी फ्लो को दर्शाती है हमारा फ्लो डायग्राम। एक बार और पढ़ लीजिए यहाँ पे, एड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू एड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, ठीक है, और कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉक पर जा रही है, वो हमारी क्या बताता है, फ्लो ग्राफ। जैसे कि यहाँ पे हमारी ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 पे जा रही है, B2। ठीक है, उसके बाद एक और आता है हमारे पास लूप इन फ्लो ग्राफ। अब लूप क्या है, लूप इज ए कलेक्शन ऑफ नीड्स इन ए flow graph such that here a path from any node to any other node within that loop. There is always one path from a node outside the loop to the node inside the loop. अब यहाँ पे सिंपल इसको ऐसे देख लीजिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लूप लगाया था, अगर ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दोबारा यहाँ पे जाते, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लूप इन फ्लो ग्राफ। ठीक है, डेफिनेशन मैंने इसकी यहाँ पे लिखी दी है सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक। ऑप्टिमाइजेशन और देख लेते हैं, कभी कभी इसका ऑप्टिमाइजेशन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल ही है। ऑप्टिमाइजेशन में दो ही स्टेप हमारे चलेंगे। दो स्टेप कौन कौन से हैं, एक स्ट्रक्चर परस्यूइंग ऑप्टिमाइजेशन, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है, सबसे पहला इसको देखते हैं, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले बिफोर जो हमने 3 एड्रेस प्रोग्राम लिया था ये था, और एक जो आफ्टर हमारा बना ये, तो सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब एक्सप्रेशन, कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, या फिर उनकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल जो पहले आया हुआ है उसमें डाल देता है। अब यहाँ पे देखिए इनमें से सब में से सेम कौन कौन से हैं, एक तो आया है हमारा B+C इसमें है और इसमें है, एक है A-D और A-D। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको तो हमने लिया ही नहीं और इसको ले लिया, उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए एक सिंपल स्टेप ये है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको कि A = B+C, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे B = A-D, इसको भी एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे C = B+C जब हम चेक करेंगे इस पे, तो हम देखेंगे B+C ऊपर भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, लेकिन हमने क्या देखा उस टाइम पे B की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। B की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या देखी, A-D, इस वजह से यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो चेंज हुआ है ये B = A-D है और D = A-D है, तो यहाँ पे इसलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो B की वैल्यू पहले थी, A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, और जो हमारी D की वैल्यू पहले हमने डिफाइन की थी वही D की वैल्यू है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए हम D की वैल्यू को B में डिफाइन कर सकते हैं आराम से, D = B, क्योंकि B की भी A-D है और D की भी A-D है, तो D = B हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है डेड कोड एलिमिनेशन। अब इसमें क्या है, इसमें कोई वेरिएबल ऐसा होता है जो प्रोग्राम में किसी भी और नेक्स्ट स्टेप में यूज नहीं होता। जैसे x = 5 है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सिंस x इज डेडेड सो रिमूव डेड कोड x = 5, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे y में हम z का यूज कर रहे हैं, z में y का यूज कर रहे हैं, लेकिन x का यूज यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये क्या है, एक डेड कोड है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारे पास
नेमिंग टेम्पररी वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हमने लिया u इजिकल्स टू बी प्लस सी और एक लिया था t इजिकल्स टू बी प्लस सी। तो ये तो हमारा ओल्ड वाला था और हमने एक नया टेम्पररी वेरिएबल बनाया u नाम का और उसमें भी सेम वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे एक ओल्ड टेम्पररी वेरिएबल है, एक न्यू टेम्पररी वेरिएबल है। तो देन द वैल्यू ऑफ बेसिक ब्लॉक विल नॉट चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होगी, हम वेरिएबल टेम्पररी वेरिएबल ले सकते हैं इसमें दूसरे नाम का। उसके बाद इंटरचेंज ऑफ स्टेटमेंट। अब इंटरचेंज में क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, सपोज इन ए बेसिक ब्लॉक t1 इजिकल्स टू बी प्लस सी है और एक बेसिक ब्लॉक t2 इजिकल्स टू x मल्टीप्लाई बाय y है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देन वी कैन इंटरचेंज t1 एस t2। अब चेंज कैसे करेंगे, t2 को बंद कर देंगे जो हमारी वैल्यू थी और t1 में कर देंगे जो हमारी दूसरी वैल्यू थी। तो t2 में हो गया x मल्टीप्लाई बाय y और t1 में हो गया b प्लस सी। तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, अगर हमारा x प्लस 0 इजिकल्स टू 0 प्लस एक्स तो हम इसको x भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी मिलेगी x प्लस 0 या 0 प्लस एक्स तो हम इसको x लिख सकते हैं। ये क्या है, अर्थमेटिक आइडेंटिटीज है। x माइनस 0 को भी हम x लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय x इजिकल्स टू x, इसको भी हम लिख सकते हैं। x डिवाइडेड बाय 1 इजिकल्स टू x, तो ये भी क्या है, हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हम सिंपली इसको अभी यहाँ पे ही डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको सही मान के लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप x माइनस 0 को x लिखें या x माइनस 0 लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x मल्टीप्लाई 2 तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है, 2.0 मल्टीप्लाई x तो ये x प्लस x हो जाएगा, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। ठीक है, x अपॉन 2, तो इसको हम डिवाइडिंग सबसे ज्यादा हार्ड होती है इसमें, तो डिवाइडिंग को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम एडिशन कर लें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लें, क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड को थोड़ा सिंपली वे में लिखा, तो x डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, उसी तरीके से हमने इसको लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.146.28। ठीक है, कांस्टेंट फोल्डिंग है, ठीक है, कहीं पे आ जाए तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक देख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है डेक। क्या है, इट डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये क्या है, कोई भी साइकिल नहीं बनाता, सिंपल वे में आप इसको बोलें, वही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ also called DAG is a directed graph that contain no cycle, जो साइकिल को कंटेन नहीं करता। ठीक है, a DAG is used to optimize basic block। ठीक है, ये क्या करता है, a DAG used to optimize basic block। बेसिक ब्लॉक को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसका ये पर्पस होता है। ठीक है, जिससे कि हम बेसिक ब्लॉक को और बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें। DAG इज यूज्ड टू एलिमिनेट कॉमन सब एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ही था। ठीक है, DAG स्पेसिफाई नाउ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय ईच statement in a basic block is used to subsequent statement of the block. To apply transformation on basic block, a DAG is constructed from 3 address code। अब इसका एग्जांपल से देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले इसके एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम से ही हम इसका जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम 1 2 ठीक है 4 क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ, क्योंकि डैग के क्वेश्चन भी आते हैं और डैग की छोरी भी आ जाती है, उसकी एल्गो भी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गो को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके लाइन बाई लाइन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये एल्गोरिथम क्या है, इन ए डैग लीफ नोड रिप्रेजेंट आइडेंटिफायर नेम और कॉन्स्टेंट। जो हमारी लीफ नोड होती है, लीफ नोड मतलब सबसे लास्ट वाली नोड होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आइडेंटिफायर नेम और उसका कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वाइल कंस्ट्रक्शन डैग ए चेक इज मेड टू फाइंड इफ देयर इज an existing node with the same children. A new node is created only when such a node does not exist. It help to delete common sub expression। ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी नोड है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो हम दूसरी नोड को वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर सकती है तो वहां पे हम उसको दोबारा लाने की परमिशन नहीं देंगे, दोबारा क्रिएट करने की कोई परमिशन नहीं देंगे। इट हेल्प टू डिलीट कॉमन सब एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ये हेल्प भी करता है जो हमारी कॉमन एक्सप्रेशन होती है उनको डिलीट करने में। ठीक है, द असाइनमेंट ऑफ द फ्रॉम x इज इक्वल टू y मस्ट नॉट बी परफॉर्म्ड अंटिल एंड अनलेस इफ इज ए मस्ट। ठीक है, अभी हम इसका सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में देखेंगे सबसे पहले कि ये गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक 3 एड्रेस कोड ले लेंगे। इसका 3 एड्रेस कोड ले लिया कि सबसे पहले T1 लिया, T1 को हमने वैल्यू दी a प्लस बी। ठीक है, फिर एक टेम्पररी वेरिएबल लिया T2। ये यहाँ पे हमने टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ये हम इसके आंसर में नहीं लेंगे। अगर हमारे पास गिवन होता, सपोज पहले से ही, जैसे सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू है कि b प्लस सी, एक हमें पहले से ही वेरिएबल गिवन है a, तो हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे कि a c बी डी इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टेम्परेरी वेरिएबल हमने बनाए हैं। उसके बाद T2 को वैल्यू दी हमने T1 प्लस सी, मतलब T1 ठीक है a प्लस बी और प्लस कर दिया सी में इस वाले ब्रैकेट की। और मेन आप पूरे को एक साथ लिखेंगे तो T3 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय T2, T1 मल्टीप्लाई बाय T2, मतलब ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब इसका जब डैग बनाएंगे हम, ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जब जनरेट करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे a प्लस बी। सबसे पहले a लिया और b लिया, उसके बाद इनके बीच में क्या
ऑपरेशन परफॉर्म हो रही थी प्लस की, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है, सिंपल इतना था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि T1 प्लस सी, T1 प्लस सी, तो ये हमारे पास A प्लस बी क्या था, ये पूरा T1 था। अभी सपोज कीजिए ये हमारा T1 है, तो T1 को हमको प्लस करना है, प्लस कर दिया किससे, C से, तो यहाँ पे C आ गया और इसके बीच में प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब हम गए T3 पे, अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा T2 और ये वाला क्या था हमारा T1, तो हमने T2 को लिया और T1 को लिया। यहाँ पे आप इसको ABCD अभी मत समझिए, इससे देखिए कि ये तो हमारा बन गया था T2 और ये था हमारा T1, तो हमने T2 को लिया और T1 को लिया और इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई परफॉर्म करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा जो बन के आया है गिवन एक्सप्रेशन, ये एक हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है, इस वाली एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आपको क्लियरफाई होगा, और हमने यहाँ पे कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल को नहीं लिखा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है कि A इज इक्वल्स टू B प्लस C और B इज इक्वल्स टू A माइनस D, C इज इक्वल्स टू B प्लस C, D इज इक्वल्स टू A माइनस D। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया, A इज इक्वल्स टू B प्लस C, तो हम यहाँ पे A लिख सकते हैं क्योंकि हमारा परमानेंट वेरिएबल है, ठीक है, हमको क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ पे तो हमने क्रिएट किया था, ये हमको खुद ही इन्होंने 3 एड्रेस कोड गिवन दे दिया, ठीक है। सबसे पहले A लिया और इसको क्या करा है, B प्लस C के बीच ऑपरेशन परफॉर्म कराई, प्लस B प्लस C, ठीक है, उसको स्टोर किया A में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे B इज इक्वल्स टू A माइनस D, A माइनस D, तो ये पूरा हमारा क्या था, A था, A ले लिया हमने, इसके बीच क्या परफॉर्म कराया, माइनस किससे, D से, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे D आ गया, इतना हो गया था यार। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, C इज इक्वल्स टू B प्लस C, तो ये वाला तो हो गया था हमारा B, ठीक है, B ये हो गया हमारा प्लस। अब प्लस किसमें करना है, सी में, तो सी हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट था, तो हम उसके पास आएंगे, ना कि हम नया कोई भी क्रिएट करेंगे कोई नोड। जैसे कि मैंने पहले एक नोड क्रिएट की थी, लेकिन अगर हम एल्गोरिथम पे जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है पहले ही, ए न्यू नोड इज क्रिएटेड ओनली व्हेन सच ए नोड डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर पहले से ही कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही तभी हम दूसरी नोड क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट पहले से ही कर रही थी, इसलिए हम कोई भी नई नोड यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया बी, ये तो हमारा बी था और ये हमारा सी, तो इसके बीच में हम एडिशन परफॉर्म कराएंगे। उसके बाद आया डी, डी क्या है, ए माइनस डी, ए माइनस डी क्या है, तो ये तो पूरा हमारा ए था, ठीक है, और ये हमारा डी था जो हमने पहले परफॉर्म कराया था बी में, बिल्कुल वही तो है। तो यहाँ पे हम बी के कोमा लगा के डी लिख देंगे क्योंकि ये वाली ऑपरेशन हमारी पहले ही परफॉर्म हो रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी में भी ए माइनस डी था और डी में भी ए माइनस डी है, तो यहाँ पे क्या था, बी में बी ए, ये पूरा ए हो गया और माइनस डी, ठीक है, तो ये वाली ऑपरेशन यहाँ पे बी में के लिए भी परफॉर्म कर देगी और डी लिखने के बाद ये डी के लिए भी यही ऑपरेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल था, आप थोड़ा सा इसका कुछ बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्ट द टैग फॉर द फॉलोइंग 3 एड्रेस कोड, एक हमको बड़ा सा प्रोग्राम सा गिवन है ये, ठीक है, इसके लिए हमको एक एड्रेस कोड बनाना है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले से ही T1 इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय 4। अब I लिया हमने सबसे पहले और इसके बीच में मल्टीप्लाई की 4 से, सबसे पहले हमने इतना बनाया, ठीक है। इतना बनाने के बाद हमको सेकंड था T2 एड A माइनस 4, ठीक है, एड्रेस A माइनस 4, तो हमने क्या किया, एड्रेस A लिया, ठीक है, और इसके बीच माइनस परफॉर्म कराई और हमने 4 जो वेरिएबल था वो पहले ही ले लिया था, नोट पहले ही ले ली थी, ठीक है, तो एड्रेस A माइनस 4, तो इसको स्टोर कराया हमने T2 में, ठीक है। उसके बाद T3 लिया, T3 क्या है, T2, ठीक है, और T1, तो हमने T2 तो ये वाला ले लिया, T2 आ गया हमारा यहाँ पे, और ये जो ब्रैकेट इसके बीच में है वो हमने यहाँ पे ले लिया T3 में, ठीक है। उसके बाद क्या था, T1, और उसके बाद हम T1 के पास आए, ठीक है, ये था हमारा T1, ठीक है, तो ये हमारा T3 बन गया इतना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं T4 में क्या है, I मल्टीप्लाई बाय 4, जो हमारा पहले वाले में था बिल्कुल वही हो रहा है, तो हम इसके साइड में ही T4 लिख देंगे, जो हमारा T1 के लिए था वही T4 के लिए है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम गए T5 पे, T5 क्या है, एड्रेस B हमने एक नया बनाया और माइनस 4 हमारे पास पहले से ही था, तो एड्रेस B के हमने माइनस किया किसको, 4 को, तो यहाँ पे हम 4 के पास गए, 4 से भी एक हमारी यहाँ पे ये नोट गई, तो यहाँ पे एड्रेस B और माइनस 4 यहाँ पे क्या हुआ स्टोर T5 में। उसके बाद हम T6 के पास गए, T6 में T5 लिया हमने, ये वाला ये हमारा T5 बन चुका था, T5 को लिया और यहाँ पे क्या हुआ T4 के पास आई, T4 हमारा क्या था, T1 और T4 सेम ही है, तो इसको यहाँ पे हमने इससे ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हम गए T7 में क्या है, T3 मल्टीप्लाई T6, तो T6 तो यही है, T6 तो ये ले ली और T3 था हमारे पास, ये T3 को लेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया T7। उसके बाद T8 में क्या है, प्रोडक्शन प्लस T7 हमने यहाँ से ले लिया और इसमें एक प्रोडक्शन को प्लस कर दिया, तो ये हमारा हो गया T8। अब 9 पे गए, 9 में क्या है हमारे पास, 9 में देखो एक बार और, हमने T8 लिया, 8 में क्या किया हमने, प्रोडक्शन लिया यहाँ पे, और T7 हमारे पास पहले से ही था, तो T7 में यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड, तो हमारे पास T8 की वैल्यू आ गई, प्रोडक्शन प्लस T7। उसके बाद हम गए 9 पे हम सबसे नीचे आ गए क्योंकि 9 में हम 10 से सबसे पहले हमने क्या किया, I, ठीक है, यहाँ पे T9 इज इक्वल्स टू I प्लस 1, T9 इज इक्वल्स टू I प्लस 1, I हमने पहले से ही एक नोट ली हुई थी, तो I से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, इनके बीच में क्या परफॉर्म कराया, प्लस और 1, ठीक है, तो हमने इसको क्या नाम दिया, I3। उसके बाद हमने क्या किया, I इज इक्वल्स टू T9, तो हमने जो हमारी अपडेटेड वैल्यू थी T9 की उसको I में डाला, तो अब I की वैल्यू भी यही हो गई, ठीक है, जो हमारी T9 की वैल्यू थी I प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमने एक सबसे लास्ट वाली कंडीशन चलाई कि इफ I लेस देन इज इक्वल्स टू 20 तो गो टू 1, तो यहाँ पे हमने दोबारा बनाया, कंडीशन चलाई उसमें, ठीक है। उसके बाद इसको 20 से ऐड किया, ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होती तो 1 पे जाएगा, ठीक है, और हो जाती है तो वहाँ पे
अगली स्टेप पे वो स्टेटमेंट पे जाएगा, लेकिन अगली स्टेटमेंट यहाँ पे है नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारा डैग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला ही क्या है कि a इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए हमने लिया और बी और सी में क्या मल्टीप्लाई परफॉर्म कराई। उसके बाद क्या था, बोल रहा है कि डी इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे जो वैल्यू बी की है वही हमारी डी की होगी, तो डी इसके साइड में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ई की वैल्यू क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ई की वैल्यू भी वही है जो हमारी ए की थी कि बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोमा लगा के ई यहीं पे इसको लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि बी इक्वल्स टू ई, जो हमारी अब बी के अपडेटेड वैल्यू है वो ई के बराबर है। जो ई की वैल्यू थी बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो उसको हमने ई में स्टोर किया था, और ई अब बी के बराबर है, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, बी मल्टीप्लाई बाय सी है, इसको हम ई भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो ये वाली कंडीशन है बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो वो बी के लिए भी राइट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो बी तो हमारा ये रहा, ठीक है। अब जो हमारा बी बना, ठीक है, उसके बाद इसको किससे ऐड करना है, सी से, तो बी और यहाँ पे सी यहाँ पे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी, ये इसको नहीं लेना हमको, इसको मत देखना तुम, ये गलती हो जाएगी, इस पे ऊपर ले जाना है। अभी हमको देखना है ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्लस परफॉर्म। उसके बाद जी की वैल्यू देखते हैं, जी है, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ तो हो गया हमारा ये, ठीक है, इसको हमने बोला था एफ जब हमने यहाँ पे बी प्लस सी करा था, तो ये तो हो गया हमारा एफ। और उसके बाद क्या करना है, एफ में डी जोड़ना है, तो डी की वैल्यू हमारी वही थी ऊपर जो हमने देखा था, जो हमारी बी की वैल्यू थी, हमने डी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐड करा देंगे, तो हमारा एक हो जाएगा जी इज इक्वल टू एफ प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। The global data flow analysis is a process of gathering the information about whole program and distribute this information to each block of the flow graph। अब ये क्या करता है, प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का एक प्रोसेस होता है, जो होल प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक ऑफ कोड में दिखाता है, ठीक है, और फ्लो ऑफ ग्राफ में उसकी दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन किस ब्लॉक से किस ब्लॉक तक कैसे जा रही है, ठीक है। इसको भी देखेंगे इसके एग्जांपल से। द डेटा फ्लो एनालिसिस इज यूज्ड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रोग्राम यूजर डेफिनेशन चैनिंग, ठीक है। द थर्ड इन्फॉर्मेशन हेल्प टू अचीव ए नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये हेल्प करता है नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। द identifier A is used at a point P, at what point could the value of A used at P have been defined, ठीक है। इस पे भी आते हैं, तो इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं इस ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस को देखने के लिए। तो सबसे पहला है रीचिंग डेफिनेशन, ये क्या होता है, रीचिंग डेफिनेशन इंप्लाइज द डिटर्मिनेशन ऑफ डेफिनेशन दैट अप्लाई एट ए पॉइंट P इन ए फ्लो ग्राफ, इट फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहला स्टेप है असाइन ए डिस्टिंक्ट नंबर टू ईच डेफिनेशन सच एज D1 D2 D3, ठीक है। सबसे पहले इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, सबसे एक छोटा सा एग्जांपल है। सबसे पहले हमने क्या देखा, असाइन की वैल्यू D1 D2 D3 और D4, ठीक है, और D5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने D4 को नहीं लिखा, तो D4 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ईच वेरिएबल आई मेक ए लिम ऑफ ऑल डेफिनेशन इज एंटायर प्रोग्राम वेयर इफ इज यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ईच वेरिएबल आई मेक लिम फॉर ऑल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच ब्लॉक B1 कंप्यूट द फॉलोइंग, जैसे कि पहला जेन बी क्या करता है, कंसिस्ट ऑल द डेफिनेशन जनरेट इन ब्लॉक बी, और किल बी क्या करता है, सेट ऑल डेफिनेशन आउटसाइड ब्लॉक बी, ठीक है। इस पे भी आएंगे अभी हम। उसके बाद चलो देख लेते हैं। सबसे पहला जेन बी ने क्या किया, जेन बी कंसिस्ट करता है ऑल डेफिनेशन, जेन बी कर रहा है ऑल डेफिनेशन को कंसिस्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, सेट ऑल डेफिनेशन आउटसाइड ब्लॉक बी, आउटसाइड में जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, all the basic block B1 compute the following int B or out B, the set of definition reaching the point just before the first statement of block B, और out B में क्या होगा, reaching the point just after the last statement of बेसिक ब्लॉक बी। इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बिफोर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक बी, और यहाँ पे आफ्टर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक ब्लॉक बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटा फ्लो इक्वेशन क्या होती है। देयर आर टू सेट ऑफ इक्वेशन कॉल्ड डेटा फ्लो इक्वेशन, फर्स्ट है आउट बी और इन बी। आउट बी में क्या है, इन बी माइनस किल बी यूनियन जेन बी, ठीक है। उसके बाद इन बी में क्या होता है, यू आउट बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब लूप ऑप्टिमाइजेशन इज ए टेक्निक इज विच कोड ऑप्टिमाइजेशन इज परफॉर्म्ड ऑन इनर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, इसके 5 हमने टेक्निक्स लिखी हुई हैं। सबसे पहला है कोड मोशन, इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, लूप एंड रोलिंग, लूप जिमिंग। सबसे पहला हम जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, लूप एनरोलिंग। ये क्या होता है, इट इज ए मेथड इन विच नंबर ऑफ jumps and tests can be reduced by writing the code, reduced by writing code multiple time, it reduce execution the but increase memory load। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देख लेते हैं, एक हमारा बिफोर लूप एंड रोलिंग और आफ्टर लूप एंड रोलिंग, तो इससे समझ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 वाइल, ये को हम चलाएंगे जब तक कि आई की वैल्यू 100 ना हो जाए, उससे ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जब इसको बाद में लिखा आफ्टर एनरोलिंग, तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन एक बार लिखी थी उस कंडीशन को 2 बार लिखा, तो अब जो हमारा टाइम यहाँ पे 100 टाइम लगता है वो 50 टाइम लगेगा, क्योंकि हमने इसको 2 बार लिख दिया। अगर हम इसको 4 बार लिख दें तो वही टाइम 25 बार लगेगा मात्र, ठीक है। अब यहाँ पे 100 बार करना होगा इसको, फिर यहाँ पे कर रहा है 50 बार, अगर हम इसको 4 बार लिख दें तो करना होगा इसको एग्जीक्यूट केवल 25 बार, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम को ये फास्टली एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट इसका है लूप जम्मिंग, या इसको हम बोलते हैं लूप फ्यूजन। लूप जम्मिंग मेथड, सेवरल लूप्स आर मर्ज्ड टू वन लूप। जो बहुत सारे लूप होते हैं उनको मर्ज करता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक लूप ले लिया हमने ये वाला और एक लूप ले लिया ये वाला, तो इन दोनों को आपस में इसने मर्ज कर दिया साइड में। तो यहाँ पे लूप चलाया केवल एक ही, जो वैल्यू दो वेरिएबल ले रहे थे, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लूप चला रहे थे, वहां पे हमने एक ही लूप चलाया। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे दो जो हमारे लूप थे उनको एक में इसने मर्ज कर दिया। तो ये काम करता है हमारा। उसके बाद रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, ये क्या काम करता है? स्ट्रेंथ रिडक्शन मींस रिप्लेसिंग द हाई स्ट्रेंथ ऑपरेटर बाय द लो स्ट्रेंथ ऑपरेटर। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखते हैं लो स्ट्रेंथ ऑपरेटर, जैसे कि प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे काउंट इज टू आई मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे हाई स्ट्रेंथ ऑपरेटर बाय लो स्ट्रेंथ ऑपरेटर में रिप्लेस करेंगे। ये हाई स्ट्रेंथ वाला है मल्टीप्लाई, तो हम इसको लो स्ट्रेंथ वाले में करेंगे, प्लस वाले में हमने इसको करके लिखा और उस तरीके से हम इसका रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिवाइड होता तो डिवाइड से कौन सा है लोअर, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से लोअर है प्लस एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें हम यही करेंगे कि हाई स्ट्रेंथ ऑपरेटर बाय द लोअर स्ट्रेंथ ऑपरेटर को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इतना सा काम इसमें था। तो ये था हमारा फिफ्थ यूनिट में हमने अभी क्या क्या पढ़ा उसको एक बार और दिखा देता हूँ, मैं आपको समराइज करा देता हूँ। जो टॉपिक आपके इसमें रह जाएंगे वो मैं बता दूंगा, और क्या आप पढ़ सकते हैं इसको करने के बाद। हमने डैग देख लिया, ठीक है, ग्लोबल डेटा फ्लो देख लिया, ठीक है, बेसिक ब्लॉक देख लिए, फ्लो ग्राफ देख लिया, लूप एंड क्रोलिंग लूप जंपिंग देख लिया, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ, यही है डैग, ठीक है। परफॉर्म लूप ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, लूप ऑप्टिमाइजेशन देख लेना आप एक वीडियो कोई भी। और यहाँ पे हमने ग्लोबल, लोकल एंड ग्लोबल, ये दो मार्क्स के क्वेश्चन है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। और लूप ऑप्टिमाइजेशन ये 10 नंबर में आ सकता है, ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। एक टॉपिक इसमें और रह गया, ये फिनफोल्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि Fifold optimization is a simple and effective technique to improve the performance of target code by selecting a small set of target instruction and replacing these instruction by shorter और faster code, ठीक है। तो सिंपल सा इसका क्या मतलब हुआ कि इसको क्यों यूज करते हैं, कि इसकी हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि Fifold ऑप्टिमाइजेशन एक कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। सिंपल क्या है, एक कोड को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एक टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। क्यों कि यहाँ एक छोटा कोड, या इसको हम बोलते हैं Fifold पर फोकस करते हैं और उसमें सुधार करते हैं, इसको सुधार करते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है, मेन फोकस होता है, वो होता है कि हम कोड को फास्टर और शॉर्टर, ठीक है, फास्ट बना सकें एग्जीक्यूट करने के लिए, और कोड भी छोटा हो और उसको और अच्छे तरीके से हम इफिशिएंट बना सकें, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे Fifold ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं। वही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि दिस स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्मॉल पार्ट ऑफ कोड टू विच ऑप्टिमाइज इज परफॉर्म्ड इज नोन एज Fifold और विंडो। इसको विंडो भी हम बोलते हैं, Fifold और विंडो। अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। Fifold इज ए मशीन डिपेंड्स ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड्स करती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में देख लेते हैं। सबसे पहला है रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेट। अब इसमें क्या होता है, कैन बी एलिमिनेट इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे एक लोड और एक स्टोर लिया। तो जब हमने पहले ही देख लिया कि जो हमारी एक्स की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे और उसको R0 में स्टोर करा दिया था, लोड पहले ही करा दिया था, तो हम दूसरे स्टेप में हम R0 को एक्स में स्टोर नहीं कराएंगे, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि जो वैल्यू हमारी एक्स की थी वो R0 में होगी। तो R इजिकल्स टू एक्स एक दूसरे के इक्वल है, तो हम फालतू में दूसरा स्टेप में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे इसी को हम रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन एलिमिनेट करना बोलते हैं। उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि यूजिंग अननेसेसरी, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, अननेसेसरी जंप्स कैन बी एलिमिनेटेड। जो भी अननेसेसरी जंप होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि इफ ए ग्रेटर देन बी गो टू टेस्ट और टेस्ट गो टू डन, उसके बाद हमने किया उसको डन। तो आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, जब हम स्टार्ट करेंगे ए ग्रेटर देन बी गो टू डन, ठीक है, तो उसको हम फिर बाद में यहाँ पे टेस्ट गो टू डन और फिर हो जाएगा डन, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा ऐसे नहीं कर रहे कि सबसे पहले हमने टेस्ट लिया, ठीक है, ठीक है, फिर उसको डन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, गो टू टेस्ट, हमने यहाँ पे सीधा करा कि गो टू डन, ठीक है, उसके बाद टेस्ट को लिया कि गो टू डन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसका यूज किया। अब एक दो प्रोसेस और थे इसके, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। एक है हमारा एल्जेब्रिक और एक है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। एल्जेब्रिक में क्या है, सबसे पहला एल्जेब्रिक इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। x इजिकल्स टू एक्स प्लस 0 है और x इजिकल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू होगी वो x ही है, ठीक है। x प्लस 0 को आप x ही बोलोगे, क्योंकि x में 0 जोड़ने पे आएगा x ही, और x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा x ही। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताई थी ये वाली, उसमें मैंने काफी सारी वहाँ पे लिखी भी हुई थी, आपने अच्छे से भी वीडियो देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा। मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखी थी हमने एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही है। यहाँ पे x प्लस 0 लिखो तो भी x आना है, और 0 प्लस x लिखो तो भी यहाँ पे x ही आना है, तो वही वाला था यहाँ पे है। और रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, रिडक्शन में क्या है, कंटेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर सिंपलर देन अदर, सो वी कैन रिप्लेस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन बाय सिंपलर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को सिंपलर इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे कि सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि x मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x। यहाँ पे लिखा हुआ है
एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इसको हम यूज कर सकते हैं एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे जो हमारा हायर लेवल था, जो हमने बताया था, जो हायर लेवल ऑपरेटर थे, उसको यहाँ पे लोअर लेवल ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस उस तरीके से यहाँ पे छोटे ऑपरेटर को लेके, जिनकी जो फास्ट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है, उनको लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड बड़ा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि x डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पे सिंपलर इंस्ट्रक्शन में हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो में। अब आपको इतना कंप्लीट करने के बाद, अगर इतना कंप्लीट हो सकता है, तो आप लूप ऑप्टिमाइजेशन और देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में भी लिखा था, लेकिन मेरे पास वो पेज शायद मिल नहीं रहा मुझको वो पेज, ठीक है। तो उस वीडियो को आप अदर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इतना कंप्लीट करने के बाद। तो केवल एक टॉपिक आपका रह गया यहाँ पे, ठीक है। और आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन देख लेना कि लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट कराओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।